हाय। दिस इज सी सेट क्लास नंबर 12। आज हम पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क और साथ ही साथ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी देखेंगे। पिछले 10-12 क्लास में जो ईयर 2020 था, इसमें जितने भी आरसीज आए थे वो सारे हमने यहाँ पे कवर कर लिए। अब अपन 2021 के आरसीज नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। सो लुक एट अवर स्ट्रैटेजी। आरसीज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ऐसी चीज होती है जिसको रोज सॉल्व करना चाहिए। इट इज नॉट लाइक दैट कि एक ही दिन में हम सारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सीख जाते हैं। सो दिस इज अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, और वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से पिक किए हुए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हम एवरीडे सॉल्व करें। दिस इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी। और सी सेट में भी आपको बहुत ज़्यादा टाइम एनर्जी इन्वेस्ट नहीं करना है। 66 प्लस मार्क्स आ जाएंगे। बस एक ही चीज़ करना है कि नेक्स्ट जब तक अपना मार्च एंड अप्रैल सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता है, एवरी डे वॉच दिस 30 मिनट वीडियो, दैट्स ऑल। इसमें रिवीजन भी हो जाएगा, कॉन्सेप्ट्स भी ब्रश अप हो जाएंगे एंड वी विल लर्न सी सेट एज वेल। बेसिक न्यूमरेसी में जैसे हमने ये सारे टॉपिक्स पढ़ लिए हैं, वी हैव कवर्ड ऑल दीज टॉपिक्स। आज वी विल बी कवरिंग दिस टाइम एंड वर्क। तो सी 10 टॉपिक्स हमारे कवर हो गए हैं। नेक्स्ट 10 डेज में ये कवर हो जाएंगे। देन फिर वी विल स्पीड अप। वी विल कवर डीआई, लॉजिकल डिसीजन, जनरल मेंटल एबिलिटी। सो वी विल कवर दिस एंटायर थिंग इन द मंथ ऑफ से मार्च बाय अप्रैल एंड दिस ऑल थिंग हमारा रिवीजन भी हो जाएगा एंड ब्रश अप हो जाएगा चीज़ें इजीली। 30 मिनट्स का ये वीडियो बस यू हैव टू वॉच एवरी डे, दैट्स ऑल। इसके अलावा एक्स्ट्रा कोई एफर्ट नहीं डालना है सी सेट में। देन इन द मंथ ऑफ मे वी विल कवर दिस full length test from 2011 to 2020. That's all. This is more than sufficient and very efficient method to cover this CSAT. Okay, so let us begin. बट यू विल हैव टू बी रेगुलर एंड पुट लिटिल बिट एफर्ट। इसको रिवाइज कर लें, बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लें और सिंसियरिटी के साथ पढ़ाई करें। सीरियस नहीं, सिंसियरिटी, दैट्स ऑल। तो आज हम देखते हैं टाइम एंड वर्क। ये दोनों इंपॉर्टेंट करेंसी होती है, टाइम और कितने टाइम पे वो वर्क किया गया। वर्क कंप्लीट होना इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन होना इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ईयर में हो रहा है, सेकेंड, थर्ड, कितना टाइम लग रहा है आपको, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो इट्स ऑल अबाउट टाइम एंड वर्क। सो ऐसा अज्यूम किया जाता है, फॉर एग्जांपल नॉर्मल डे टू डे में डिफरेंट हम केस सिनेरियोज देखेंगे, कितना वर्क हो रहा है, कितने टाइम पर एक पाइप फिल कर रहा है टैंक को, रिजर्वॉयर को, स्पीड क्या है, एफिशिएंसी क्या है, ट्रेन्स के एग्जांपल्स देखेंगे। वी विल लर्न टाइम और वर्क में क्या रिलेशन होता है। तो ऐसा अज्यूम किया जाता है, इफ अ पर्सन डज अ वर्क इन n डेज, या एक पाइप फिल्स अ सिस्टर्न और रिजर्वॉयर इन n डेज, तो इक्वल अमाउंट ऑफ वर्क ऑन ईच ऑफ दोज डेज हो जाएगा। वर्क डन 1 डे में हो जाएगा 1/9। देखो, ये जितना भी कॉन्सेप्ट है ना टाइम एंड वर्क का, यहाँ हम यूनिटरी मेथड सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। यूनिटरी मेथड में हम हर चीज़ को ब्रेक करते हैं 1 सिंगल डे में। आप कितना साल भर पढ़ोगे, ब्रेक करते हैं 1 सिंगल डे में आप कितना पढ़ोगे। 1 सिंगल डे में आप जितना पढ़ोगे, जिस एफिशिएंसी से पढ़ोगे, उसके अकॉर्डिंगली ही फिर हम टाइम फाइंड करते हैं कि से 2 स्टूडेंट्स आ गए, 3 स्टूडेंट्स आ गए, एक स्टूडेंट ऑल्टरनेट डे में आ गया, लाइक दैट। तो ऑलवेज ट्राई टू कैलकुलेट कि एक दिन में कितना काम होता है। एक दिन में कितना काम होता है ये पता चल गया, अपने पास एक स्टैंडर्ड पैमाना आ जाएगा और उसके अकॉर्डिंग हम आगे प्रोजेक्शंस कर पाएंगे। सो ऑलवेज ट्राई कि n डेज में अगर आप काम कर रहे हो, वर्क कंप्लीट कर रहे हो, तो 1 डे में कितना वर्क होगा, 1/n। ये कॉन्सेप्ट चलता है। नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट अ वर्क अगर W है, तो नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट अ वर्क W है, तो 1 डे में कितना हो जाएगा, 1/W। या फिर नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट अ वर्क इज 1/वर्क डन इन 1 डे। बस यही एक कॉन्सेप्ट याद रखना है। बस टाइम में और कुछ भी नहीं है, टाइम एंड वर्क में इसी कॉन्सेप्ट के डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं। बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं, फॉर्मूलाज पे हम इतना रिलाई करते नहीं हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट्स के थ्रू ही आई विल टेल यू, विदाउट फॉर्मूले केवल इस एक कॉन्सेप्ट से सारे सवाल सही हो जाते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल, इफ अ मैन डज अ वर्क इन 10 डेज, देन वर्क डन इन 1 डे बाय दैट मैन कितना हुआ, 10 दिन में पूरा काम किया, तो एक दिन में 1/10 किया होगा। सिंपल है, मैथ्स में सिंपल हम मानते हैं कि हर दिन उसने 1/10 1/10 1/10 किया होगा। ऐसा नहीं कि लास्ट डे में जैसे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं और सम हाउ वर्क कंप्लीट कर लेते हैं। नो, यहाँ वी विल अज्यूम
कि अगर वर्क 10 डेज में हुआ है तो पूरे 10 दिन उसने कंसिस्टेंसी से 1/10 1/10 1/10 ऐसे पढ़ाई की होगी। तो दिस वी अज्यूम। तो एफिशिएंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम से। तो ये रिलेशन हमेशा याद रखना है। इसका भी मैं आगे कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। उस कॉन्सेप्ट के थ्रू ना ये याद ही नहीं रखना पड़ेगा कि डेज मिनट्स आवर्स एटसेट्रा कैसे फॉर्मूला बन रहा है, कांस्टेंट वेरिएबल्स चेंज हो रहे हैं। तो हमें बस ये याद रखना पड़ेगा व्हाट इज प्रोपोर्शनल डायरेक्टली, व्हाट इज प्रोपोर्शनल इनडायरेक्टली, दैट्स ऑल। तो एफिशिएंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम है, मतलब एफिशिएंसी ज़्यादा है तो कम टाइम लगेगा, एफिशिएंसी कम है तो ज़्यादा टाइम लगेगा। दिस इज एफिशिएंसी। डेज मिनट्स आवर्स। एक्स पर्सन कंप्लीट करता है वर्क को डी डेज में, तो 1 पर्सन कैन कंप्लीट द वर्क इन एक्स डी डेज। सिंपल, एक दिन में इतना काम है, एक्स डी डेज में 1 पर्सन उसको इतना टाइम पे कवर करेगा। एक्स सपोज 10 पर्सन कंप्लीट कर रहे हैं वर्क को एक दिन में, तो एक पर्सन वर्क को कितने दिन में करेगा? यहाँ अपन टोटल वर्क काउंट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 10 पर्सन है, वो वर्क को कंप्लीट कर रहे हैं 1 डे में, है ना। 10 पर्सन है, 10 लोगों ने काम किया तब जाके एक दिन में वो काम हुआ। बट अब यहाँ पर एक ही बंदा है, तो उस बंदे को ये काम करने के लिए टोटल वर्क कितना हुआ? 10 पर्सन इंटू 1 डे, तो वर्क आवर कितना हुआ? 10 इंटू 1। अब एक पर्सन है तो उसको 10 दिन लग जाएंगे इस पूरे काम को करने में। दिस इज व्हाट इट इज रिटन ओवर हियर। ओके, तो टाइम और वर्क की जो प्रॉब्लम्स होती है, देर आर 3 आइटम्स इन्वॉल्व। कितने लोग हैं, कितना टाइम है और कितना काम किया, ये 3 वेरिएबल्स होते हैं। कितने लोग हैं, कितना टाइम है और कितना वर्क उन्होंने किया। हाउ मेनी, द नंबर ऑफ पीपल वर्किंग, व्हाट इज द टाइम एंड हाउ मच अमाउंट ऑफ वर्क दे डिड। सो अमाउंट ऑफ वर्क डन। अब नंबर ऑफ पीपल वर्किंग है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अमाउंट ऑफ वर्क डन। ज़्यादा लोग ज़्यादा काम, कम लोग कम काम। अगेन मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं, सिंपल सिंपल हम समझ रहे हैं कि ज़्यादा लोग हैं तो ज़्यादा काम कर रहे हैं। रियलिटी में डिफरेंस हो सकता है, बट मैथ्स में वी थिंक सिंपल। तो ज़्यादा लोग हैं तो ज़्यादा काम होगा, वाइसी वर्सा। नंबर ऑफ पीपल वर्किंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम टेकन। ज़्यादा लोग हैं तो कम समय में काम हो जाएगा, कम लोग हैं तो ज़्यादा टाइम लगेगा उसी को काम करने में। तो ये नंबर 2 हो गया। टाइम स्पेंट ऑन द वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन। और हम ये भी समझ रहे हैं कि अगर उन्होंने 10 घंटे काम किया तो 10 घंटे अच्छे से काम किया है, तो ज़्यादा टाइम काम किया मतलब ज़्यादा ज़्यादा वर्क डन। तो ये 3 सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड हमें सोचना है। ज़्यादा लोग ज़्यादा काम, कम लोग कम काम। ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं कम समय लगेगा, कम लोग काम कर रहे हैं ज़्यादा समय लगेगा। ज़्यादा समय लगा रहे हैं ज़्यादा काम होगा, कम समय लगा रहे हैं कम काम होगा। बस ये 3 आइडियाज़ हमें याद रखना। अब आते हैं सवालों पे, बिकॉज मैथ्स इज ऑल अबाउट लॉजिक, कॉन्सेप्ट्स वगैरह। 10% होता है, 90% होता है उसका इम्प्लीमेंटेशन, एप्लीकेशन। तो आकांक्षा एंड अभिलाषा कैन कंप्लीट अ वर्क वर्किंग इंडिपेंडेंटली इन 8 डेज एंड 12 डेज। 8 दिन और 12 दिन में इंडिपेंडेंटली वो वर्क कर रही है, मतलब आकांक्षा काम करेगी तो 8 दिन, अभिलाषा 12 डेज रेस्पेक्टिवली। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर बोथ टू कंप्लीट द वर्क वर्किंग टुगेदर। बट इन्होंने सोचा अकेले काम करने में ज़्यादा टाइम लग रहा है, क्यों ना हम टुगेदर वर्क करें तो काम जल्दी हो जाएगा। तो अब इसको अपन को कैलकुलेट करना है। पहला रूल क्या देखा था? हर चीज़ को एक दिन पे लेके आओ। 1 डे में कितना काम होता है, सबसे पहले यही सोचना है, एक दिन में कितना काम होता है। तो आकांक्षा को 8 डेज लग रहे हैं, तो 1 डे में कितना हुआ? 1/8 वर्क हुआ। तो वर्क डन इन 1 डे इज 1/8। अभिलाषा को 12 डेज लग रहे हैं, तो एक दिन में अभिलाषा ने कितना काम किया? 1/12 काम किया। तो आकांक्षा 8 ही दिन में काम कर लेती है, अभिलाषा 12 दिन में काम करती है। बट एक दिन में आकांक्षा 1/8 वर्क करती है, अभिलाषा 1/12 करती है। टोटल करो, तो दोनों ने मिलके काम किया, तो एक दिन में कितना काम हुआ? 1/8 प्लस 1/12, टोटल 5/24। तो इतना टाइम, इतना एक दिन में वर्क हुआ। तो 1 डे में 5/24 वर्क हुआ, है ना। उल्टा सोचते हैं, उल्टा अगर अपन रिवर्स देखते हैं तो 5/24 डेज में कितना? 5/24 वर्क करने के लिए 1 डे लगा। 5/24 वर्क करने के लिए 1 डे लगा, तो 1 यूनिट वर्क करने के लिए कितना लगेगा टाइम? इसको उधर सेंड करते हैं, 24/5 डेज लगेगा। तो 24/5 इज द आंसर, यूनिटरी मेथड। दैट इज़ वाई हम इतना सिस्टमेटिकली स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं। पहले नंबर सिस्टम देखा, रेशो देखा, प्रोपोर्शन देखा, अब हम आ रहे हैं वर्क में।
तो प्रीवियस कॉन्सेप्ट भी आप रिवाइज करो। इफ़ यू आर न्यू, अभी तक आपने, ये फर्स्ट क्लास है आपकी, तो क्लास 1 टू क्लास अभी 12th क्लास है, इसको बिंज वॉच करके क्विकली कंप्लीट करो, ज़्यादा टाइम नहीं लेना है एंड यू विल बी इन फ्लो, सिंक में आ जाओगे। ओके, तो ये हमने निकाला 1 डे का वर्क और उसके अकॉर्डिंगली हमने निकाल लिया टोटल अब इस वर्क को कंप्लीट करने में कितने डेज लगेंगे। तो टोटल 24/5 आया। फ्रैक्शन लिखने का स्टाइल हमने पहले ही सीख लिया है, 5 4 20 4 रिमाइंडर, तो 4 दिस क्वोशिएंट 4 4/5, दिस इज इतने दिन लग रहे हैं। 24 को 5 से डिवाइड किया 4 टाइम्स, 4 रिमाइंडर आया एंड दिस 5, तो 4 4/5 डेज। आगे देखते हैं, एक्स वाई जेड कैन फिनिश अ वर्क इन 12 15 18 डेज, देन ऑल थ्री टुगेदर कैन फिनिश दैट वर्क इन हाउ मेनी डेज। अब सी, एक्स का 1 डे वर्क निकालो 1/12, वाई का 1 डे वर्क निकालो 1/15, जेड का 1 डे वर्क निकालो 1/18, दोनों को टोटल कर दो, दिस 37/180। अब देखो टोटल एक दिन में इतना वर्क हुआ, इतना वर्क करने के लिए 1 डे लगा, तो 1 यूनिट वर्क करने के लिए कितना लगेगा, 180/37, दैट इज दिस। ओके, simple. A and B together can do a piece of work in 12 days. A alone can do it in 24 days. Then in how many days B alone can do this work? Now see, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया है। ट्विस्ट क्या है, पहले A और B टुगेदर 12 दिन लिखो। हर चीज़ ना मैथ्स में लिखा करो, इसलिए मैं राइटिंग को इतना ज़्यादा एम्फेसिस करता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी काउंसलिंग में मैं देख रहा हूँ ओवर थिंक करते हैं, फिक्शियस वर्ड में फिक्शियस प्रॉब्लम्स है, इमेजिनरी प्रॉब्लम्स है, इमेजिनरी चैलेंजेस हैं। इससे बाहर निकलने के लिए ट्राई टू राइट। व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग यू विल सी कि रियलिटी में इतनी भी प्रॉब्लम्स नहीं है। दैट इज़ वाई मैथ्स में भी हमें यही करना चाहिए। आप उसको जैसे ही मैथ्स में लिख दोगे ना, लैंग्वेज टू मैथ्स कन्वर्ट करोगे, आपको सॉल्यूशन समझ में आने लग जाएगा। लिखो, पेन चलाओ। ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। लिखो, ए प्लस बी 1 डे में कितना वर्क करेगा, 12 दिन में उनको लगे काम करने में, 12 दिन में पूरा काम हुआ, तो एक दिन में कितना हुआ होगा, 1/12 1/12 ऐसे करके 12 दिन उन्होंने काम किया होगा, तब जाके उनका पूरा वर्क कंप्लीट हुआ। तो 1 डे में 1/12 हो गया। ए अलोन कैन डू इट 24 डेज, तो ए एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में 124, ऐसे करके उसने 24 दिन काम किया तब जाके कंप्लीट हुआ, तो 1/24 हो गया। अब बस ए और बी का टोटल ये है, ए का अलग ये है, तो बी का कितना हुआ, टोटल माइनस ए का वर्क, तो दैट इज बी का एक दिन वर्क आ गया 1/24। अब बी एक दिन में 1/24 वर्क कर रहा है, तो 1/24 वर्क करने के लिए एक दिन लग रहा है, तो 1 यूनिट वर्क करने के लिए 24 डेज लगेंगे। सिंपल। नेक्स्ट, A and B working together can finish a piece of work in 5 days. B and C 3 days, C and A 6 days. How much time will they take to complete the work if A, B, C work together? Looking difficult, but it is not. Just write it down in maths. A plus B 5 दिन, एक दिन में कितना काम हुआ 1/5। B प्लस C 3 दिन, एक दिन में कितना काम हुआ 1/3। C प्लस A 6 दिन, एक दिन में कितना काम हुआ 1/6। अगर ये सब एक साथ लग जाएंगे और 6 के 6 3 लोग, ये जो पेयर है ये तीनों कंडीशंस एक साथ वर्क करेगी, तो एक दिन में कितना काम हुआ, दिस प्लस दिस ऐड कर दो, ये आ जाएगा। अब देखो यहाँ A प्लस बी है, बी तो हर A 2 बार आया, B 2 बार आया, C 2 बार आया, तो ट्वाइस A प्लस बी प्लस C आ गया। ऐसा ना कहीं पैटर्न फिट हो जाता है सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस में। तो ट्वाइस A प्लस बी प्लस C आ गया 7/10, मतलब A प्लस बी प्लस C आ गया 7/20। 2 को इधर लाओ, पहले हमने सीखा है ना फ्रैक्शन में 2 इधर डिनोमिनेटर में आएगा, तो ये 7/20 हो जाएगा। अब ये आ गया हमारा 1 डे का वर्क ए बी सी का। सिंपल, 7/20 वर्क होता है 1 डे में, तो 1 यूनिट वर्क कितना होगा 20/7 डेज। सिंपल। अब आता है फॉर्मूला। फॉर्मूला वैसे याद नहीं रखना है, आई एम जस्ट टेलिंग कि जैसे M1 मैन है, W1 वर्क कर रहे हैं D1 डेज में, H1 पर डे कर रहे हैं, वेजेस ऑफ रुपीज़ R1 है। सिमिलरली M2 वर्क कर रहा है, तो ऐसे इक्वेशन बन जाती है M1 D1 H1 W1 R1, M2 D2 H2 W2 R2। ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले हैं, कितने याद रखेंगे, वी विल लर्न द कॉन्सेप्ट। अब देखो कॉन्सेप्ट से हम सॉल्व करते हैं, ऐसे फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे। 18 पर्सन बिल्ड अ वॉल 140 मीटर लॉन्ग इन 40 डेज। और धीरे धीरे ऐसे ही पढ़ना चाहिए, जैसे मैं पढ़ता हूँ ना, और नीचे ऐसे लगा के पेन से पेंसिल से करो, तो कभी भी सिली मिस्टेक नहीं होती, फोकस बना रहता है। 18 persons build a wall 140 meter long 42 days. Number of days 30 person will take a complete similar wall 100 meter long. अब देखो यहाँ एक वॉल है, वॉल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैन से,
मतलब ज़्यादा बड़ी वॉल होगी मतलब ज़्यादा मैन रिक्वायर्ड होगा उसको कंप्लीट करने में, कम छोटी वॉल होगी तो कम मैन उसको कंप्लीट करने में, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। वॉल डेज से भी प्रोपोर्शन है, ज़्यादा बड़ी वॉल है ज़्यादा दिन लगेंगे कंप्लीट होने में, छोटी वॉल है कम दिन लगेंगे उसको कंप्लीट होने में। तो वॉल इज प्रोपोर्शनल टू मैन, वॉल इज प्रोपोर्शनल टू डेज। और यहाँ पे क्या पूछा था, कंप्लीट सिमिलर वॉल 100 मीटर, तो इसलिए हम वॉल से इनको कंपेयर कर रहे हैं। तो वॉल प्रोपोर्शनल टू मैन, वॉल प्रोपोर्शनल टू डेज, तो वॉल प्रोपोर्शनल टू मैन डेज, करेक्ट। प्रोपोर्शन है तो इसको इक्वल बनाने के लिए यहाँ एक कांस्टेंट लाता है के। तो वॉल इज इक्वल टू के टाइम्स मैन इन डे। तो के कितना हो गया, मैन और डेज को नीचे यहाँ डिनोमिनेटर में सेंड करते हैं, तो के इज इक्वल टू वॉल इंटू वॉल अपॉन मैन इंटू डेज, तो मतलब W अपॉन एम डी। बस ये कांस्टेंट फॉर्मूला आ गया, दिस इज अवर फॉर्मूला। पहले केस में W1 M1 D1, दूसरे केस में W2 M2 D2। ये हमेशा सेम रहेगा बिकॉज के इज अ कांस्टेंट। W1 पहले केस का डालो 140, M1 डालो 18, D1 डालो 42, W2 डालो 100, M2 330 और D2 D डाल दो बिकॉज D इज अननोन। बस सॉल्व इट, D को इधर सेंड करो और 18 इंटू 42 इधर न्यूमरेटर में सॉल्व इट, D इज इक्वल टू 18। कोई फॉर्मूले याद नहीं रखने हैं, ऐसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं देखनी है, बस प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड लॉजिक। तो इस तरीके से प्रोपोर्शनैलिटी देखना है, कांस्टेंट के बराबर लाना है, कांस्टेंट को इक्वेट करना है एंड यू विल गेट योर आंसर इजी। अ कॉन्ट्रैक्ट इज टू बी कंप्लीटेड इन 92 डेज। अगेन रिपीट करेंगे अपन, फॉर्मूला नहीं देखेंगे, कॉन्सेप्ट से देखेंगे। कॉन्ट्रैक्ट इज टू बी कंप्लीटेड इन 92 डेज। 234 men set to work, each working 16 hour a day। मैथ्स में लिखते जाओ इन्हें। 66 डेज, आफ्टर 66 डेज मतलब आधा काम हो गया है, अब आफ्टर 66 डेज 4/7 of the work is completed. How many additional men may be employed so that the work may be completed in time? Each man now working 18 hour a day। तो पहला एक केस चल रहा था नॉर्मल सा, कॉन्ट्रैक्ट में 92 डे में काम करना है, 234 पर्सन रहेंगे, 16 घंटे सब काम करेंगे। 66 दिन बाद क्या हुआ, 4/7 वर्क कंप्लीट भी हो गया था, बट अब और कितने एडिशनल मैन हम एम्प्लॉय करें सो दैट वर्क कंप्लीट हो टाइम पे, ईच नाउ वर्किंग 18 आवर अ डे, 18 आवर अ डे। तो दो केसेस है, इन दोनों केसेस को इक्वेट करते हैं, फॉर्मूला याद नहीं रखेंगे, कॉन्सेप्ट। जो वर्क होता है वो हमेशा प्रपोर्शन होगा मैन से, ज़्यादा मैन ज़्यादा वर्क, कम मैन कम वर्क, ज़्यादा वर्क ज़्यादा दिन, कम वर्क कम दिन, डायरेक्ट प्रपोर्शन। ज़्यादा वर्क ज़्यादा घंटे लोग काम कर रहे हैं, कम वर्क कम घंटे काम कर रहे हैं, सिंपल सिंपल सोचना है। तो वर्क इज प्रोपोर्शनल टू मैन इंटू डेज इंटू आवर। तो W इज इक्वल टू एक कांस्टेंट लाओ, MDH मसाले सच सच, सो दिस इज W इज इक्वल टू K टाइम्स MDH। अब K को इधर इधर W के नीचे MDH सेंड करते हैं डिनोमिनेटर में, तो W1 अपॉन M1 D1H, W2 अपॉन M2 D2H2। फॉर्मूला आ गया। पहली कंडीशन में ये डालो। अब देखो यहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट क्या है, जो W1 है पहले 66 दिन में 4/7 वर्क हुआ, 4/7 वर्क हुआ, तो W1 4/7 हुआ। पहले 66 डेज में 234 मैन वर्क किए, तो M1 234 हुआ और D1 66 है, और H1 कितना था, 16 आवर्स अ डे काम किया। तो ये फर्स्ट कंडीशन का सेट ये होगा, W1 4/7, M1 234, D1 66 एंड H1 16। पहला केस है। दूसरे केस में अब वर्क कितना हुआ, 4/7 कंप्लीट हो गया है, तो बचा कितना, रेशो पड़ा था ना, 4/7 कंप्लीट हो गया है, तो वर्क कितना बचा, 7 - 4 दैट इज 3/7। ये रिमेनिंग वर्क है और ये सेकेंड स्लॉट में कंप्लीट हुआ, तो W2 3/7 हो गया। अब इसमें एक्स्ट्रा मैन भी लगे, तो 234 प्लस X M2 हो गया। अब डेज कितने, टोटल तो 92 डेज में करना था, 66 डेज कंप्लीट हो गए, तो 92 - 66 दैट इज 26, 26 D2 हो गया। बस दो ये डेटा आ गया। H2 अब 18 घंटे काम कर रहे हैं, इक्वेट कर दो दिस, W1 अपॉन M1 D1 H1 इज इक्वल टू W2 M2 D2 H2, इस तरीके से इक्वेट कर दो, तो X आ जाएगा 162। वेरी इजी, कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना है, प्लेन लॉजिक। ओके, तो अब ये चीज़ होती है, कई बार ना वर्क को इक्वेट किया जाता है, जैसे मैन और वुमेन का वर्क, वुमेन चिल्ड्रन का वर्क, लाइक दैट। सम मैन और वुमेन चिल्ड्रन कैन कंप्लीट अ वर्क इन इक्वल डेज एंड हैव टू फाइंड द टाइम टेकन बाय सम मैन एंड सम वुमेन चिल्ड्रन। ऐसे सवाल आते हैं, 5 मैन 6 चिल्ड्रन वर्क इतने दिन में कर रहे हैं, तो 11 मैन 2 चिल्ड्रन कितने दिन में करेंगे, लाइक दैट। तो हमेशा यहाँ पे दोनों को इक्वेट करना पड़ता है कि मैन का वर्क और चिल्ड्रन का वर्क कितना है। जैसे फॉर 1 मैन वर्क इट इज इक्वल टू 2 टाइम्स द चिल्ड्रन वर्क, ऐसे एक फॉर्मूला पहले हमें इक्वेट करना पड़ेगा। तो
इक्विवेलेंट नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन पहले करो, सेम वर्क को करने में कितना लग रहा है, एक रिलेशन फाइंड करो दोनों के वर्क में, बस दोनों को सब्सटीट्यूट करके किसी एक के चीज में कन्वर्ट कर दो कि टोटल मैन या टोटल चिल्ड्रन किसी एक में कन्वर्ट कर दो, इक्वेशन रिलेशन बना के बस सॉल्व हो जाएगा। और यहाँ दो चीज याद रखना है, एंड और में डिफरेंस होता है। जैसे 5 मैन एंड 3 चिल्ड्रन वर्क कर रहे हैं तो यहाँ एंड है, दोनों मिलके कर रहे हैं। 5 मैन और 3 चिल्ड्रन लिखा है मतलब दोनों इंडिपेंडेंट वर्क करेंगे तब वो काम इतने दिन में हो। 6 मैन एंड 4 वुमेन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 6 days, यहाँ एंड लिखा है मतलब मिलके कर रहे हैं। 6 मैन टुगेदर विद 4 वुमेन कैन फिनिश द वर्क इन 6 days। और जब और लिखा हुआ है तो इसका मतलब है 6 मैन और 8 वुमेन, तो मतलब 6 मैन are equal to 8 women in their work, or 6 men complete a work in 9 days and 8 women complete that work in 9 days, because here और लिखा हुआ है। ओके, तो ये दो चीज ध्यान रखें। सवाल देखते हैं। 5 मैन है 8 वुमेन है, क्या लिखा है और कैन कंप्लीट अ वर्क इन 8 days। 8 वुमेन, अब यहाँ क्या लिखा है एंड 15 मैन कैन वर्क, कितने दिन में काम कंप्लीट होगा, बट काम कितना हो गया है, अब डबल द वर्क हो गया। ये ऐसे कीवर्ड्स याद रखने चाहिए। अक्सर अपन आंसर निकालेंगे वो सिंगल वर्क का आएगा, बट उसको फिर अपन को 2 टाइम्स करना पड़ेगा, तो इसका याद रखना है वरना सिली मिस्टेक होगी टूवर्ड्स द एंड। अब देखो पहले क्या लिखा है, 5 मैन और 8 वुमेन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 8 days, मतलब 5 मैन है या 8 वुमेन है, तो मतलब 5 मैन 8 वुमेन इज इक्वल टू सेम वर्क, मतलब 5 मैन इज इक्वल टू 8 वुमेन, तो 1 मैन इज इक्वल टू 8/5 वुमेन, यूनिटरी मेथड। अब 15 मैन इज इक्वल टू हाउ मेनी वुमेन होंगे, तो 15 मैन, एक मैन 8/5 वुमेन था तो 8/5 इंटू 15 मतलब 15 मैन हो गए 24 वुमेन के बराबर। हमने क्या किया, इन 15 मैन को 24 वुमेन के टर्म्स में इक्वेट कर दिया। अब सवाल क्या है, 8 वुमेन एंड 15 मैन, 8 वुमेन और 15 मैन प्लस है एंड, अब ये 15 मैन 24 वुमेन के बराबर है, तो 8 वुमेन प्लस 24 वुमेन मतलब 32 वुमेन अब वर्क कर रही है। अब 8 वुमेन है, यहाँ 32 वुमेन हो गया, 8 वुमेन 15 मैन इज इक्वल टू 32 वुमेन। अब हम एक फॉर्मूले पे आ गए कि 8 मैन एंड 15 मैन वुमेन, 8 वुमेन 15 मैन इज इक्वल टू 32 वुमेन। अब 8 वुमेन को लग रहा है 8 डेज काम करने में, है ना, तो अगर हम देखें 8 वुमेन को 8 डेज लग रहे हैं तो 32 वुमेन को कितना डेज लगेगा। ओके, तो देखो यहाँ वुमेन का नंबर बढ़ेगा, ज़्यादा वुमेन काम करेगी तो डेज क्या होंगे, कम होंगे, प्रोपोर्शनैलिटी, ज़्यादा लोग काम करेंगे तो दिन कम होगा, इन्वर्सली है। तो अगर ये 8 मल्टीप्लाई बाय 4 हो रहा है 32 वुमेन के लिए, 8 इंटू 4 32, मतलब वुमेन 4 गुना ज़्यादा आ गई, 4 टाइम्स ज़्यादा वहाँ पे वर्क फोर्स लग रही है, तो काम 4 टाइम्स कम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 8/4, मतलब 2 दिन में काम हो जाएगा, बिकॉज पहले 8 वुमेन को 8 दिन लग रहे थे, अब 32 वुमेन हो गई है, 4 टाइम्स वर्क फोर्स बढ़ गई है, तो वर्क डेज जो है वो अब 1/4 हो जाएगा, दैट इज 2 days। अब यहाँ क्या लिखा था, नॉर्मल केस में 2 days लगेंगे, बट इधर क्या लिखा था, अब डबल द वर्क कंप्लीट करने में कितने डेज लगेंगे, तो नॉर्मल वर्क करने में 2 days लग रहे हैं, वर्क अगर ट्वाइस हो गया तो दिन भी ट्वाइस हो जाएंगे ना, तो डबल वर्क में 4 days। तो बस यही चीज़ याद रखना है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, रेलेवेंस उन दोनों का कैसा हो रहा है, रिलेटिवली कैसे मूव हो रहा है, दैट्स ऑल। ओके, तो दिस इज वन क्वेश्चन। इफ अ पर्सन, अब सेम चीज एफिशिएंसी में भी आता है, इफ अ पर्सन इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज बी इन डूइंग अ सर्टेन वर्क, then time taken by A is half the time taken by B to complete the work, because वो डबल एफिशिएंट है तो वर्क का टाइम भी आधा हो जाएगा। तो रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय ए एंड बी टू डू द सेम पीस ऑफ वर्क हो जाएगा 1:2, बिकॉज ए इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज बी। इफ ए इज ट्वाइस मोर, 2 times मोर एफिशिएंट देन बी, इसका मतलब है ए इज लाइक थ्राइस एज एफिशिएंट बी। अगर ऐसा है तो ए डज द सेम वर्क एज बी इन 1/3 ऑफ द टाइम। द आइडिया इज वर्क और एफिशिएंसी दोनों में अगेन एफिशिएंसी ज़्यादा है तो वर्क टाइम कम हो जाएगा, वर्क टाइम एफिशिएंसी कम है तो वर्क टाइम ज़्यादा हो जाएगा, दैट्स ऑल। अब देखो सवाल देखते हैं। 3 वर्कर्स कैन डू अ जॉब इन 12 days, 2 of them work twice as fast as the third, how long will it take for one of the fastest worker to do the job himself? See, 3 वर्कर्स है, 2 फास्ट है, 1 स्लो है, 3 वर्कर 12 दिन में काम कर रहे हैं, और उनमें भी डिवीजन ऐसा है कि 3 में से 2 तो काम करते हैं, 1 धीरे धीरे काम करता है। 2 of them work twice as fast as the third, how long would it take for one of the faster worker to do the job himself? अब let us assume कि
ये एक स्लो वर्कर है, 3 वर्कर हैं, 2 फास्ट है और 1 स्लो है। 3 वर्कर है, 2 फास्ट है, 1 स्लो है। 12 दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं। तो 1 स्लो, ये 2 फास्ट है, और जो फास्ट है वो 2 टाइम्स है सिंगल वर्कर का। तो जितना काम ये वर्कर डब्लू काम करता है, तो एक फास्टर वर्कर 2 डब्लू काम करता है। तो 2 फास्ट वर्कर इज इक्वल टू 4 स्लो वर्कर हो गया, है ना। 2 फास्ट वर्कर 4 स्लो वर्कर के बराबर है, बिकॉज दे आर ट्वाइस एज एफिशिएंट फास्ट। तो 3 वर्कर्स दिए हैं, 2 फास्ट 1 स्लो थे, और ये 2 फास्ट 4 स्लो वर्कर के बराबर है। तो टोटल स्लो वर्कर कितने हो गए? अगर इन 3 में केवल स्लो वर्कर होते तो दीज 3 वर्कर में स्लो वर्कर हो जाते 5। स्लो वर्कर W है, फास्ट 2W है, 3 वर्कर्स इज इक्वल टू 5 टाइम्स स्लो वर्कर। बस फॉर्मूला आ गया। 5 स्लो वर्कर को 12 दिन लग रहे हैं, 1 स्लो वर्कर को कितना टाइम लगेगा? 5 को 12 दिन लग रहे हैं। अब केवल एक है, ज़्यादा वर्कर तो ज़्यादा दिन, और यहाँ पे क्या हो रहा है? ज़्यादा वर्कर मतलब कम दिन, कम वर्कर मतलब ज़्यादा दिन, इन्वर्स है। तो 5 स्लो को 12 दिन लग रहे हैं, तो एक स्लो को कितना लगेगा? 12 इंटू 5, 60 डेज लगेंगे। अगर अकेला काम कर रहा है तो उसको ज़्यादा टाइम लगेगा ना काम करने में। 5 लोग कर रहे थे तो 12 दिन, अकेला कर रहे हैं तो उसको 5 गुना ज़्यादा दिन लगेगा, 60 दिन। अब स्लो वर्कर को 60 डेज लग रहा है, बट फास्ट वर्कर तो ट्वाइस एज एफिशिएंट था, तो जो स्लो वर्कर 60 दिन में करेगा वो फास्ट वर्कर 60/2 30 दिन में कर दे, है ना आसान। तो दिस इज दैट। ये जो वीडियो है ना, इसको आप अच्छे से सुनो, और इसका पीडीएफ भी मैं शेयर कर रहा हूँ। इन एग्जाम्पल्स को जस्ट एक बार गो थ्रू कर लो, आपको सारे कॉन्सेप्ट सब रिफ्रेश हो जाएंगे। इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ओके। 4 men working together can dig a ditch in 42 days. They begin, but 1 man works only half days. अब एक आदमी ऐसा है जो केवल आधा दिन ही काम करना है, तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कंप्लीट द सेम जॉब? अगेन मैथ्स लिखो। 4 मैन को 42 डे लग रहे हैं, एक मैन को कितना लगेगा? इन्वर्स होता है ना, तो एक मैन को लगेगा, 4 को 42 लग रहा है, तो एक को 42 इंटू 4 टाइम्स लग जाएगा, 168 डेज लग जाएगा। तो 1 मैन को 168 डेज, पर यहाँ पे काम कितने लोग कर रहे हैं? एक 3 तो पूरा पूरा काम कर रहे हैं, बट एक मैन है वो आधे के बराबर है, तो 3.5 मैन है यहाँ पे, 4 मैन नहीं है, बिकॉज ये आधे दिन ही काम करता है। तो वर्क 3.5 मैन ही कर रहे हैं, 4 मैन नहीं कर रहे हैं। अब एक मैन को 168 डेज लग रहे हैं, तो 3.5 मैन को कितने लगेंगे? यूनिटरी मेथड, 168 अपॉन 3.5 कर दो, 48 डेज इज द आंसर। ओके। 2 or more groups companies working for some time in a work combinedly, there is a total wage paid for combined work. वेज ऑफ सेपरेट इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग रेशियो एंड प्रोपोर्शन मेथड। इसमें क्या होता है, जैसे कंपनीज एक साथ वर्क कर रही है, तो जितना हमने रेशियो प्रोपोर्शन में देखा था, प्रॉफिट जो आया वो उसके अकॉर्डिंगली वहाँ पे डिवाइड होता था। जैसे ये एक्चुअली क्वेश्चन ये था, सपोज कंपनी ए सप्लाई 15 मैन हु वर्क फॉर 8 आवर पर डे फॉर 5 डेज। बी ने सप्लाई किया 6 मैन जिन्होंने काम किया 5 घंटे पर डे फॉर 10 दिन। दो केसेस आ गए। टोटल वेजेस 1200 थी, पे हुआ, तो शेयर ऑफ एज वेज कितना है? तो हमें टोटल ये देखना है किसने कितना काम किया, 1200 में उसी प्रपोर्शन उसी रेशियो के हिसाब से पेमेंट होगा। तो कंपनी ए ने कितना काम किया? 15 लोगों ने काम किया, 8 घंटे पर डे काम किया, 5 दिन में काम किया, तो टोटल काम कितना हुआ? मैन आवर 15 लोग ने काम किया, हर ने 8 घंटे काम किया एक दिन में, तो एक दिन में कितना काम हुआ? 15 इंटू 8, और 5 दिन में कितना हुआ? 15 इंटू 8 इंटू 5, 600 यूनिट ए ने काम किया। सिमिलरली बी ने कितना काम किया? 6 मैन 5 आवर पर डे इंटू 10 डेज, 6 इंटू 5 इंटू 10, तो 300 यूनिट्स हो गया। अब रेशियो निकालना है बस इनका, तो 2:1 के रेशियो में उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशन किया, तो 1200 रुपये आए, तो ये भी 2:1 में डिवाइड करते हैं अपन। तो ए का शेयर कितना हुआ? उसमें 600 यूनिट था, ये 2 तो ये 1, तो ए का शेयर हुआ 2/2 + 1 इंटू 1200, दैट इज 800 रुपये इसका शेयर आ गया, वेज पेड एज शेयर। ओके। अब एक सवाल आता है इनलेट आउटलेट पाइप्स एंड सिस्टम का। एक टैंक है, एक पाइप है, इनलेट है तो वो पॉजिटिव होगा और आउटलेट है तो वो नेगेटिव होगा, बस यही याद रखना है। एक पाइप और टैप है, टैंक से कनेक्टेड है, तो वो इनलेट होता है, पानी वहाँ से फिल हो रहा है। आउटलेट होता है मतलब टैंक से पानी वो एम्प्टी हो रहा है। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं। इफ़ अ पाइप फिल्स अ टैंक इन m आवर, तो वो फिल कितने देर में करेगा? 1 आवर इज इक्वल टू 1/m। देन द पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड इन 1 आवर कितना हुआ? 1/m। सिंपल है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चीज़ नहीं है। m घंटे में पूरा फिल हो रहा है, तो 1 घंटे में कितना होगा? 1/m होगा। पाइप एम्प्टी कर रहा है n आवर में, तो 1 घंटे में कितना एम्प्टी होगा? 1/n।
1/m फिल हुआ 1 आवर में, तो टोटल कब होगा mh। ये सब बस कहने की बातें होती है, एक ही चीज़ को घुमा फिरा के बोलते हैं, इतना नहीं सोचना चाहिए, बस एक बार कॉन्सेप्ट समझ लो, वहीं रियल टाइम एप्लीकेशन ये सारी चीज़ें आ जाती है। फोकस ऑन कॉन्सेप्ट। तो फिर अगेन सेम 1/n पे एम्प्टी हो रहा है तो n आवर में फुल होगा। याद यही रखना है, पानी आ रहा है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है मतलब वो एम्प्टी कर रहा है, दैट्स ऑल। अब देखो सवाल करते हैं, टैंक है 3/4 फुल है, ऐसी चीज़ें पहले ही ध्यान रखनी चाहिए। अब ये पूरा फुल नहीं देख रहे हैं अपन केस, 3/4 फुल देख रहे हैं केस। पाइप ए कैन फिल द टैंक इन 12 मिनट, पाइप बी कैन एम्प्टी इट इन 8 मिनट। एम्प्टी मतलब नेगेटिव, फुल कर रहा है मतलब पॉजिटिव। दोनों एक साथ ओपन कर दी, एक फोर्स पानी ला रही है, दूसरी फोर्स उसको एम्प्टी कर रही है। देन हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू एम्प्टी द टैंक। एम्प्टी मतलब ये फोर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एम्प्टी होगा इन दी एंड। अब सी, पाइप ए को 12 मिनट लग रहे हैं टैंक फिल करने में, तो 1 मिनट में कितना टैंक फिल हुआ 1/12। पाइप बी को 8 मिनट लग रहे हैं टैंक एम्प्टी करने में, तो 1 मिनट में कितना एम्प्टी हुआ 1/8। यहाँ मैंने नेगेटिव इसलिए लग दिया ताकि याद रहे ये एम्प्टी कर रहा है। टुगेदर दोनों वर्क करेंगे, ये पॉजिटिव फोर्स आई, ये नेगेटिव फोर्स आई, तो टोटल क्या हुआ, दिस फोर्स इज स्ट्रॉन्गर, डिनोमिनेटर छोटा है, तो ये नेगेटिव ओवरऑल होगा -1/24, मतलब एम्प्टी हो रहा है। फुल एम्प्टी, अब देखो 1 मिनट में -1/24 मतलब एम्प्टी हुआ, साइन को डिस्कार्ड, एम्प्टी हुआ, तो फुल एम्प्टी 24 मिनट में होगा। अब देखो फुल एम्प्टी 24 मिनट में हो रहा है, बट यहाँ पे तो हमको 3/4 ही एम्प्टी करना था क्योंकि वो फुल था ही नहीं। अब इधर ही प्रश्न में स्टूडेंट्स गलती करते हैं, वो बड़े खुश हो जाते हैं कि अरे 24 मिनट आ गया, जस्ट राइट इट। 24 यहाँ ऑप्शन होता है ना, तो आप 24 को टिक कर देते, बट यहाँ क्या लिखा था 3/4 ही फुल है, तो अब 24 मिनट नहीं लगेंगे, 3/4 है, तो 24 का 3/4 निकालो, दैट इज 18 मिनट, 18 मिनट ही लगेंगे एम्प्टी करने। ओके, अब ये दो और आरसी है, और इसी के साथ 2020 के सारे आरसी अपन ने कवर कर लिए। एक भी सवाल ऐसा नहीं था जो बहुत मुश्किल आया हो। अभी 2021 भी अब अपन कल से देखते हैं, आई विल शो यू कि आरसी इजी होता है। बैंक क्रेडिट टू द इंडस्ट्रियल सेक्टर हैज स्टार्टेड श्रिंकिंग। बैंक क्रेडिट श्रिंक हो रहा है। इट्स डिक्लाइन हैज बीन अ सीरियस कंसर्न ऑफ क्रेडिट ग्रोथ। पैसे नहीं मिल रहे हैं बिकॉज बैंक क्रेडिट नहीं हो रहा है, और पैसे तो जरूरी है टू रिवाइव इन्वेस्टमेंट। द प्रॉब्लम्स ओरिजिन लाई इन द इनकम्प्लीट रिफॉर्म्स ऑफ द लास्ट 25 ईयर। पिछले 25 साल में जो रिफॉर्म्स आए वो इनकम्प्लीट है। इंस्टीट्यूशनल चेंज दैट शुड हैव फॉलोड। इंस्टीट्यूशनल चेंज होना चाहिए था जो नहीं हुआ। 1991 reforms should have been setting up for a resolution corporation for bank। तो 1991 के जो रिफॉर्म्स थे उससे रिजोल्यूशन होना चाहिए था बैंक्स का। मार्केट इकोनॉमी में बूम्स एंड बस्ट होता है, बूम मतलब चढ़ाव, दिस बैंक्स शुड बी अलाउड टू सेट अप एंड टू फेल। तो इट इज पॉसिबल, फेलियर होता है, बैंक भी फेल होते हैं। टुडे वी कैन नॉट शट डाउन बैंक्स बिकॉज देयर इज नो प्रॉपर सिस्टम टू शट देम डाउन। अब ये भी एक दिक्कत हो रही है, शट डाउन नहीं हो रहा है बिकॉज कोई मैकेनिज्म नहीं है। वीक लॉस मेकिंग बैंक कंटिन्यू टू नीड मोर कैपिटल। और इससे क्या होता है, शट डाउन मैकेनिज्म नहीं है, जो वीक है लॉस मेकिंग है उसको भी अपन कैपिटल देके रिवाइव कर रहे हैं। अब ये जो आर्टिकल है ना, इसकी टोन देखो, इसमें सजेस्टिव है। तो गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म है, गवर्नमेंट एज सच नहीं, पॉलिसी का क्रिटिसिज्म है यहाँ पे। हमने एक यहाँ पे टाइप ऑफ इंट्रोस्पेक्शन किया है कि क्या क्या कमियां हो गई। अब इस अप्रोच से ये 4 अब स्टेटमेंट देखो। मोस्ट लॉजिकल रैशनल इन्फरेंस क्या होगा, इंडियन बैंकिंग सिस्टम इज नॉट एबल टू हेल्प द कंट्री इन इट्स इकोनॉमिक ग्रोथ। अब ये तो बहुत ही मतलब फारफेच्ड हो गया कि इंडियन बैंकिंग सिस्टम हेल्प ही नहीं कर रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ में। Economic reform that started in 1991 have not helped in improving the economy to expected level। उन्होंने हेल्प नहीं किया है रिफॉर्म्स ने। पर क्या हम रिफॉर्म्स की बात कर रहे थे यहाँ पे। इंडिया लैक्स द इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म टू डील विद द फेलियर ऑफ बैंक। ये स्टेटमेंट तो यहाँ करेक्टली लिखा था, वी कैन नॉट शट बिकॉज देर इज नो प्रॉपर सिस्टम टू शट देम डाउन। मतलब इंडिया लैक्स द इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म टू डील विद द फेलियर ऑफ द बैंक। पॉसिबल ये तो नहीं है फॉर श्योर। Encouraging the foreign investment in our industrial sector is a good alternative to this sector's dependent bogus जबरदस्ती का verbosity हटाओ, this हटाओ, then ये दो है। Economic reforms that started have not helped in। अब ऐसा नहीं लिखा कि help ही नहीं किया है expected level में, problems है, तो ये भी नहीं है logic। This is the answer। So the right answer is C। India lacks the institutional mechanism to deal with the failure of banks। This is the answer। अब है पल्स वेराइटी पूसा अरहर 16 हैज द पोटेंशियल टू बी ग्रोन इन द पैडी ग्रोइंग रीजन्स ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड यूपी। तो पूसा अरहर जो 16 एक वेराइटी है दाल का जो पैडी ग्रोथ, चावल को पैडी भी बोलते हैं, इस एरिया में ग्रो हो सकता है और इवेंचुअली ऑल ऑफ इंडिया में भी।
इसकी यील्ड अच्छी है, 2000 किलोग्राम पर हेक्टेयर है, सिग्निफिकेंटली ग्रेटर देन दोज ऑफ द एग्जिस्टिंग वेराइटी, मतलब इट इज गुड। इट्स साइज विल बी यूनिफॉर्म, साइज इसका यूनिफॉर्म रहेगा, एक जैसा होगा। तो इट विल बी एमेनेबल टू मैकेनिकल हार्वेस्टिंग। अब सब समान है तो आप मैकेनिकल हार्वेस्टिंग भी बहुत इजीली कर लोगे। तो इससे क्या होगा, वर्क जल्दी होगा। अट्रैक्टिव फीचर है फार्मर इन नॉर्दर्न इंडिया का, जो करंटली यूज दिस टेक्नोलॉजी फॉर पैडी। पैडी में भी क्या होता है, चावल के दाने एक जैसे होते हैं, तो हार्वेस्टिंग दिस मैकेनिकल हार्वेस्टिंग ईजी हो जाती है। इस दाल में भी वैसे ही कुछ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अरहर स्ट्रॉ, स्ट्रॉ जो है अनलाइक पैडी स्ट्रॉ, जैसे ठूंठ पड़ते हैं ना दिल्ली पॉल्यूशन, वो ग्रीन है, कैन बी प्लोड बैक इनटू द सॉइल, तो उसको वापस आप जमीन में ही प्लो कर सकते हो। पैडी स्ट्रॉ के साथ प्रॉब्लम आती है हाई सिलिका कंटेंट की, तो वो डिकम्पोज नहीं होता, इसीलिए अभी पूसा डिकम्पोजर भी आया था, डज नॉट अलाउ फॉर इजी डिकम्पोजिशन। इन द केस ऑफ अरहर, फार्मर इवन आफ्टर कंबाइन हार्वेस्ट just need to run a rotavator to cut the leftover straw into pieces or can be plow back and will decompose very fast। तो पैडी की तरह इसमें स्टबल बर्निंग जैसी चीजें भी नहीं होगा, पैडी एंड वीट जैसे। सो ऑल दिस इज डिफिकल्ट विद लेफ्ट ओवर पैडी स्टॉक दैट कैन नॉट बी इजीली सैल्वेज्ड और प्लो बैक। तो मतलब हम यहाँ एक भूमिका बना रहे हैं कि पैडी के साथ जो जो प्रॉब्लम थी वो सारी प्रॉब्लम अरहर का अगर कल्टीवेशन हो तो वो सॉल्व हो जाएगी। फार्मर्स देयरफॉर चूज द इजीएस्ट ऑप्शन ऑफ सिंपली बर्निंग इट। तो ये है पूसा अरहर 16। लॉजिकल देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। मोस्ट रैशनल, मतलब एक से ज़्यादा पॉसिबल होंगे बट हमें सबसे सटीक बताना है। फार्मर्स इनकम विल बी हायर विद पल्स कल्टीवेशन देन द पैडी कल्टीवेशन। अब पैसे की बात तो यहाँ पे कहीं की ही नहीं है अपन ने। पल्स कल्टीवेशन कॉजेज लेस पॉल्यूशन एज कम्पेयर टू पैडी कल्टीवेशन। यस, पल्स स्ट्रॉ कैन बी यूज टू इम्प्रूव सॉइल क्वालिटी। कैन जहाँ लिखा होता है ना, उस स्टेटमेंट की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है करेक्ट होने की। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नॉर्दर्न इंडियन एग्रीकल्चर, पैडी स्ट्रॉ हैज़ नो यूजफुल। ऐसे स्टेटमेंट जहाँ पे भी होते हैं उसकी गलत होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर इज द मेन कॉज, मुख्य कारण है स्टबल बर्निंग का, ऐसा कहीं नहीं लिखा। मैकेनाइज्ड मुख्य कारण है, तो 5 तो सबसे पहले गया, ये गया, ये गया। जो कॉन्टेक्स्ट ऑफ नॉर्दर्न इंडियन, पैडी स्ट्रॉ हैज नो यूजफुलनेस, तो ये भी गया। देखो अब मुझे पता नहीं था क्या सही है, बट 5 100% नहीं होगा, 4 भी 100% नहीं होगा, या नो यूजफुलनेस ऐसा नहीं होता, कुछ तो होगा यूजफुलनेस। देन मैकेनिज्ड, ये भी गलत है, मेन कॉज नहीं है, तो ये गया, ये गया, ये गया। 2 and 3 इज द राइट आंसर। पल्स कल्टीवेशन, इसको गलत नहीं बता सकते, लेस पॉल्यूशन है, ठीक है। कैन बी, ये भी ठीक है, तो 2 and 3 इज द आंसर। सो द राइट आंसर इज सी। ओके, इसी तरीके से आरसी आप करते जाओ, सी सेट की क्लास में कोई डिफिकल्टी नहीं होगा, बाकी मैथ्स तो अपन ऐसे कवर कर ही लेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।